वेलकम टू IUPAC। दोस्तों हम बात करेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन। तो ये वन पार्टी कौन थी? हमारी कांग्रेस थी। इसका क्या हमारा डोमिनेट कैसे कर रही थी, और सारी जो वर्ल्ड में पार्टी थी जैसे PRI हो गई मैक्सिको की, तो इन पार्टी से हम कंपेयर करेंगे क्या ये जो पार्टी थी उस तरह से थी या उससे कुछ अलग थी। तो पहला हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। हमें लोकतंत्र बनाने में क्या क्या हमें प्रॉब्लम आई उसके लिए देखते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या था कि जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1945 में, तो जो हमारा वर्ल्ड वॉर जब ये ख़त्म हुआ तो यहाँ बहुत सारी कंट्री क्या हुई थी, फ्री हुई थी। जैसे मोस्टली कंट्री हमारी अफ्रीका की थी और एशिया की थी, एशिया कॉन्टिनेंट की। तो यहाँ पे जब ये लोग फ्री हुई थी तो इनके पास भी वही चीज़ थी जो इंडिया के साथ प्रॉब्लम थी। इनके यहाँ भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी थी इनको, लेकिन कई जगह पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे वन पार्टी रूल हो गया, वन लीडर हो गए, या कहीं कहीं पे तो वहाँ पे मिलिट्री भी ऑक्युपाई कर ली थी उसके शासन को। जैसे मिलिट्री का एग्जांपल आपको देते हैं तो म्यांमार, वहाँ पे मिलिट्री शासन करने लगी थी। दूसरा एग्जांपल हमारा पड़ोसी, हमारा भाई पाकिस्तान। तो इस तरह की दिक्कतें वहाँ पे आने लगी थी। अब इंडिया चाह रहा था कि नहीं, ना हम वन पार्टी रूल लेके आएंगे, ना हम मिलिट्री रूल लेके आएंगे, हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। तो वास्तव में ऐसा क्यों डेमोक्रेसी की भाव हमारे अंदर आ रहे थे? क्योंकि हमारा जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था 1885 के बाद, उसके पहले भी, तो वहाँ पे जो भी हमारे लीडर से डीपली कमिटेड थे टुवर्ड्स डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी हमको लेके ही आना है। इसीलिए डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा जरूरी होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, तैयार हो गया था, और ये 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है। और बेसिकली और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बॉडी बनाई गई पार्लियामेंट। तब हमारा पार्लियामेंट का निर्माण हुआ, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट का इक्वल टू क्या होता है हमारा पार्लियामेंट। अब बात ये थी दोस्तों कि इलेक्शन कैसे हो। डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ होगी लोकतंत्र के लिए कि हमारा कैसे इलेक्शन हो। ये इलेक्शन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन का तुरंत ही निर्माण कर दिया जनवरी 1950 में। कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही पहला हमारा निर्माण हुआ इलेक्शन कमीशन का, और सुकुमार सेन पहले हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए थे। इंडिया सोच रहा था कि हाँ भाई ठीक है, 1950 में हमने कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा, 1950 में हमारा इलेक्शन हो जाएगा, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इंडिया एक बहुत बड़ा एरिया था। ठीक है। तो पहली बात, इलेक्शन कराने के लिए हमको एरिया को डिलिमिट करना पड़ता है, अलग अलग भागों में हमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ये इंडिया है मान लीजिए, तो ये एरिया यहाँ पे इस एरिया में एक एरिया को डिवाइड करते हैं कि इसके अंदर एक सांसद होगा, एक MP होंगे, एक विधायक होगा, इसके अंदर ये एरिया होगा। तो इस तरह से हम एरिया को डिलिमिट करते हैं ताकि हमारा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिलिमिट करते हैं, ताकि हम इफेक्टिवली अपने चुनाव को करवा सके। तो पहला काम ये था चुनाव आयोग के सामने, एरिया को डिलिमिट करना, बांटना। दूसरा काम था कि जब एरिया ही हमारा बट गया है, इनका इलेक्टोरल रोल बनाना। ठीक है। मतलब कि अब कौन कौन लोग होंगे जो वोटिंग करेंगे 18+ पे। ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम आई थी। तो फर्स्ट टाइम हमारा प्रिपेयर जब किया गया था तो 40 लाख लोग, 40 लाख वीमेन रजिस्टर्ड नहीं थी इसमें, और रजिस्टर्ड भी थी तो कैसे मैं रजिस्टर्ड थी, पहले ऐसी रजिस्टर्ड थी, वाइफ ऑफ फला की पत्नी, फला का वाइफ, इस तरह से हमारा रजिस्टर्ड हुआ था। वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, उनका नाम प्रॉपर नहीं लिखा गया था। फिर इलेक्शन कमीशन को बोला कि नहीं, इसको फिर से रिवाइज करो। अब रिवाइज करने में, इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने में फिर टाइम लगा। कहा कि नहीं, जो वीमेन 40 लाख छूट गई है इसको फिर से रिवाइज करना और फिर से इनका नाम ढंग से लेके आना है। अब इतने बड़े पैमाने पे क्या हुआ था दोस्तों कि कभी इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्टोरल रोल को हमारा रिवाइज करना पड़ा। तो हमारा ईयर आ गया 1951। ठीक है। अब मतलब कि जनवरी 1950 में बना हुआ, एक साल इन सब कामों में लग गया। और जब इन्होंने पूरा इलेक्टोरल रोल बना लिया तो 17 करोड़ जो हमारी जनसंख्या थी, आबादी थी, ये एलिजिबल हुई वोटिंग करने के लिए। और जो हमारा वोटिंग हो रहा था ये UAF हो रहा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 18+ के बाद जो भी लोग हैं, कास्ट, क्रीड, क्या कमा रहे हैं, क्या नहीं कमा रहे हैं, ये सब हमारे क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। अब बात ये थी ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने लगा दिया, 17 करोड़ हमारे मतदाता भी आ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी दोस्तों कि 15% जो एलिजिबल इसमें वोटर्स थे वही केवल लिटरेट थे, वही पढ़े लिखे थे। 15% लोग, 85% लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो यदि किसी
मान लीजिए जो सांसद के सीट के लिए खड़ा हुआ है वो उसका नाम लिख दिया गया, ठीक है, जो वहाँ पे कंटेंडर खड़ा हुआ है उसका नाम लिख दिया गया, तो पढ़ ही नहीं पाएंगे लोग 85% लोग, फिर क्या होगा यार, तो वोटिंग तो हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए एक हमारा अलग से कन्वेंशन आया चुनाव चिन्ह का, ठीक है, चुनाव चिन्ह बनाया गया जिससे कि आप चुनाव चिन्ह को देखकर वहाँ पे अपना वोट डाल सकते हैं। अब कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं हमारे अबाउट द इलेक्शन के बारे में, कि बात ये थी कि ये फर्स्ट टाइम हमारा टेस्ट हो रहा था डेमोक्रेसी का ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पहली बार ये वर्ल्ड में चल रहा था, ठीक है। इसके पहले जो सबसे अमीर कंट्री थी, प्रॉस्परस जो कंट्री थी, उन्होंने भी सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं करा था, सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था। यूरोप में तो उस टाइम पे वीमेन को भी अधिकार नहीं था कि वो क्या करें, वोटिंग कर सके इस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। तो दोस्तों फिर क्या हुआ हमारा कि इंडियन का बहुत सारे, अब देखिए पहली बार कोई चीज़ होने जा रही है, गरीबी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, तो बहुत सारे पत्रकारों ने ये लिखा, जैसे आप बात करें ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि बिगेस्ट गेम्बल ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ होने जा रहा है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा कि भाई अब जो नेहरू जी हैं ये जाएं, ये अपने जीते ये देख लेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फेल हो गई। मतलब क्रिटिसिज्म काफ़ी तगड़े पे चल रहा था वर्ल्ड की तरफ से, ये बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 बार पोस्टपोन कर दिया इलेक्शन को, इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे इस वजह से। लेकिन फाइनली हमारा इलेक्शन हुआ अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में हमारा इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद वो रिजल्ट फेयर थे। और रिजल्ट फेयर कौन बताएगा कि फेयर है? जो हारा हुआ है। जो हारे हुए वहाँ पे कंटेंडर थे, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने बोला कि नहीं ये इलेक्शन फेयर हुआ था। तब एक हमारा कदम बढ़ गया डेमोक्रेसी की तरफ। डेमोक्रेसी हम 1892 से ही चुनाव करवाते आ रहे हैं, तो हमारा पहले से ही डेमोक्रेसी का एक, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो लीडर्स थे उनके दिमाग में था कि नहीं हमें डेमोक्रेसी ही लेके आनी है, ठीक है। तो वहां से चलते चलते हमारे डेमोक्रेसी का एक पांव पड़ गया कि हाँ अब स्टेब्लिश हो गई। वहीं यदि आप पाकिस्तान की बात करें तो 1970 तक तो हुआ कोई इलेक्शन भी नहीं हुआ था। जो पहला इलेक्शन हुआ 1971 में, तो वहाँ पे दोनों पाकिस्तान डिवाइड हो गया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो लूजर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये इलेक्शन हमारा फेयर था। और सारे जो क्रिटिक्स बोल रहे थे कि हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फेल हो जाएगा या ये बिगेस्ट गेम्बल है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये बताया गया कि भाई पढ़ाई लिखाई और गरीबी और इलिटरेसी ये मैटर नहीं करती है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात बोली गई वहाँ पे। अब देखिए बात ये आती है दोस्तों कि 1952 में हमारा इलेक्शन हुआ, उसके बाद 1957 में हमारा इलेक्शन हुआ, फिर 1962 में हमारा इलेक्शन हुआ। ये जो हमारे 3 इलेक्शन हुए, तो तीनों इलेक्शन में हमारा कांग्रेस पार्टी डोमिनेट कर रही थी, ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी हर पार्टी में डोमिनेट कर रही थी, 3/4 सीटें लेके जाती थी हमेशा ये तीनों इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन हुए हमारे। तो इसका रीज़न ये आता है कि क्या ये कांग्रेस पार्टी चुनाव करवाने में कोई प्रॉब्लम करती थी या कुछ गड़बड़ी करके जीतती थी? ऐसा नहीं था दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब बनी थी, तो पहली बात आप पहला रीजन यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारी ऑर्गेनाइज पार्टी थी पहले से ही। जब 1885 में बनी थी तो 1919 के बाद इसका मास बहुत वाइडन हो गया था ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो पहला रीज़न तो ये था, इस वजह से कांग्रेस पार्टी आती थी। दूसरा रीज़न ये था दोस्तों कि जो नेशनल मूवमेंट में हमारे लीडर थे वो भी क्या करते थे कि उन्होंने भी वही तो वहाँ पे खड़े होते थे चुनाव के लिए। तो उनके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट था लोगों के दिल में, क्योंकि ये लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े हुए, तो बहुत काफ़ी ईमानदार लीडर हुआ करते थे, इसलिए वो जीतते थे। पहला हमारा रीज़न था कि उनका मास बहुत वाइडन था। दूसरा, जो हमारे नेशनल मूवमेंट में लीडर थे वो वही इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेते थे। तीसरा हमारा ये था कि जो जवाहरलाल नेहरू थे काफ़ी करिज्मेटिक लीडर थे, काफ़ी तगड़े लीडर थे और इनका व्यू काफ़ी हाई था, ठीक है। तो 3 रीज़न हमारे थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हमेशा आती थी। और जब पहला इलेक्शन हुआ तो दोस्तों हमारा 364 सीटें आई 389 सीटों में, और सीपीआई ने केवल 16 सीटें जीती थी, जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी हमारी 1952 के इलेक्शन में। और 3 जगह पे हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं थी, जहाँ पे जब देखिए जो 1952 का हमारा दोस्तों चुनाव हुआ था ना, तो वहाँ पे लोकसभा और विधानसभा
या इसको बोले आप लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मिलकर हमारा चुनाव हुआ था, ठीक है। तो लोकसभा में तो मेजॉरिटी में तो आपका कांग्रेस आ गई, लेकिन जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का चुनाव हुआ तो हर जगह कांग्रेस ही आई थी एक्सेप्ट 3 स्टेट। पहला स्टेट था ट्रावनकोर, उस समय वो केरला का पार्ट था, दूसरा उड़ीसा और तीसरा मद्रास, ठीक है। ये 3 जगह पे हमारी कांग्रेस नहीं थी। और अभी देख सकते हैं कि 1952 से लेकर 1957 1962 में कांग्रेस ही डोमिनेट करती थी। अब देखिए नेम ऑफ द अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी भी जो उसमें आती थी वो भी क्या होती थी कि 10% वोट कवर नहीं कर पाती थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल है कि 10% ही यदि आप सीट जीतते हैं, जो टोटल सीट है, तो आप अपोजिशन पार्टी की तरह काम कर सकते हैं। अदरवाइज कोalition बनाइए तब अपोजिशन पार्टी में बैठिए, ठीक है। अब कांग्रेस 3/4 सीटें जीत लेती थी और कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो उसके अपोजिशन में बैठ सके। अब दोस्तों जरा एक बात कर लेते हैं कि दरअसल हुआ क्या था ना कि जब हमारी वोटिंग हुई थी तो केवल 45% वोट मिले थे कांग्रेस को, लेकिन जो सीटें थी वो 74% थी, ओके। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा केवल 44% आपको वोट मिले और 74% सीट आप लेके चले जाएं? तो हमारे एक सिस्टम है, उसका नाम जिसपे वोटिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा वोट गेन करेगा, जितने भी वहाँ पे प्रत्याशी खड़े हैं तो वही जीतेगा इलेक्शन। तो उसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो इंसान, मान लीजिए किसी को 1000 वोट मिले और वही किसी को 999 वोट मिले, तो 1000 वाला कंटेंडर हमारा जीत जाएगा एज कंपेयर टू कि 999 वाला। इसको बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसको वोटिंग मिलेगी वो जीत जाएगा। तो वही हुआ था दोस्तों कि इसको 44% ही वोट मिले थे, लेकिन इसके प्रत्याशी सबसे आगे हुआ करते थे, इसलिए इसको हमारी सीटें जो मिल गई थी 74% मिल गई थी। वहीं यदि इजराइल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि वास्तव में जो पूरी कंट्री है एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाती है, और उसमें क्या होता है कि यदि आपका सारा वोट 1000 है तो आपको मान लीजिए आपको 100% दिया गया, तो जो 990 वाला है तो इसको भी 990% रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हमारे लोकसभा में, या जो भी उनका सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है। मतलब कि 990 वाला तो गायब ही हो गया ना भाई। हमारा जो सिस्टम है 990 वोट पाया, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है लाइफ में। 990 पाने के बाद भी हार गया और एक वोट ज़्यादा पाने के बाद जीत गया, मतलब इसके पास सारा पावर, इसके बाद कुछ भी नहीं। तो इसी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बहुत सारी कंट्रीज अपनाती हैं, ताकि जो लोग 990 जिन्होंने वोट दिया है वो भी रिप्रेजेंट हो जाए हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। ये हम पॉलिटी में देखेंगे कि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव क्यों पॉसिबल नहीं है, ओके। अब देखिए दोस्तों उसके बाद क्या हुआ हमारा कि 990 तक हम बैलेट यूज़ करते थे, बैलेट पेपर, लेकिन अब क्या यूज़ करते हैं हम ईवीएम यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी प्रॉब्लम आई है, अभी यूपी में चुनाव हुए हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसमें बीजेपी ने 3/4 सीटें जीत ली हैं वहाँ की। तो वहाँ पे ये कह रहे हैं, जो मायावती है वो ये कह रही है कि नहीं यहाँ ईवीएम में प्रॉब्लम की गई है, ठीक है। और जो ईवीएम का माइक्रो कंट्रोलर बनता है, ये माइक्रो कंट्रोलर हमारा जापान बनाता है। तो दिक्कत ये है दोस्तों कि ये हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जब ये केस फाइल किए थे कि ईवीएम के खिलाफ पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये पूछा कि नहीं ये बताइए कि कोई और प्रोसेस हो सकता है कि ईवीएम के साथ अल्टरनेटिव कुछ और है। और दूसरी बात ये है कि क्या जापान जो माइक्रो कंट्रोलर बना के देता है ईवीएम के लिए खुद यूज़ करता है ईवीएम? नहीं, जापान ये ईवीएम यूज़ नहीं करता है, क्योंकि यह गड़बड़ी हो सकती है। तो वही सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि नहीं यार ऐसा है कि आप ईवीएम तो रहेगा ही रहेगा, और जब भी आप किसी को वोटिंग करेंगे तो एक यहाँ पे बॉक्स होगा, वोटिंग करने पे स्लिप निकल के आएगी कि हाँ मैंने इनको वोट कर दिया, और वो पर्ची आप ले जाके बॉक्स में डाल दीजिए। तो जहाँ भी कोई प्रॉब्लम लगे कि इस ईवीएम में दिक्कत ही, तो उसके प्रोपोर्शनली यहाँ पर्ची पड़ी हुई है, इसको गिन लीजिए और इसको मिला लीजिए, दोनों बराबर हैं तो दैट्स ओके। तो यहाँ पर डबल काम हो जाएगा, बस खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखिए दोस्तों एक पार्टी थी हमारी मैक्सिको को, जिसका नाम PRI था। PRI एक ऐसी पार्टी थी, इन्होंने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस लगाया मैक्सिको में जीतने के बाद, लेकिन इन्होंने चुनाव में ऐसी गड़बड़ी कर दी, ठीक है, चुनाव प्रोसेस में ऐसा गड़बड़ी कर दिया कि हमेशा PRI ही जीतती थी। 60 सालों तक वहाँ पे PRI ही जीत रही थी मैक्सिको में, और आज मैक्सिको की आप हालत देख सकते हैं, ओके। तो क्या कभी कभी सवाल ये आता क्या कांग्रेस पार्टी PRI की तरह थी?
क्या कांग्रेस पार्टी अदर पार्टी की तरह थी? क्योंकि इसका भी तो वन पार्टी डोमिनेशन चल रहा था। 1952 से लेकर 1962 तक हमारा वन पार्टी ही डोमिनेशन था। तो क्या ये पीआरआई की तरह काम कर रही थी जो 60 साल तक चुनाव प्रोसेस में गड़बड़ी करके जीते, या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और इनहेंस कर रही थी? तो सवाल ये आता है कि हाँ, जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी इन्होंने कभी भी पीआरआई की तरह कोई रास्ता नहीं अपनाया। ये जीतने का रीजन था कि ये लोकप्रिय थे, इनका मास वाइडन था और जवाहरलाल नेहरू एक करिज्मेटिक लीडर थे, इस वजह से ये जीतते थे। और इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और स्ट्रेंथन किया, न कि इनको वीक किया इन्होंने। और उसके बाद पॉवर्टी एरेडिकेशन पे काफ़ी काम किया, उसके बाद एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया, उसके बाद हमारे इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया। तो ये कोई भी लीडर, जब कोई अच्छा लीडर होता है तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉवर्टी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, माइनॉरिटी को कौन सा उनको माइनॉरिटी को उनका हक मिलना चाहिए इन पे, तो इन सब चीज़ों पे इन्होंने काम किया। तो बेसिकली इन्होंने, इनके जीतने का रीज़न ये था कि इनके पास बहुत सारा पहले से ही इन्होंने काम कर रखा था, लेकिन इन्होंने पहला का जो काम कर रखा था उसका फ़ायदा नहीं उठाया कांग्रेस ने। 1962 तक इन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया। तो हमें पीआरआई से कंपेयर करना कि हम पीआरआई की पार्टी की तरह हमारा कांग्रेस चल रही थी, ये हमारा गलत है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जब कांग्रेस हमारी बनी थी ना 1885 में, तो अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि वहाँ पे जब बनी थी तो अपर कास्ट थे, ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलने वाले थे। उसके बाद वहाँ पे न्यूली एजुकेटेड लोग थे, प्रोफेशनल थे, कॉमर्शियल, जो कॉमर्स करते थे वो लोग रहते थे। जैसे आपको आयरलैंड का एग्जांपल दिया था, जो वहाँ क्रिकेट की टीम है वो आधे टाइम पर खेलती है और पार्ट टाइम में जॉब करती है, इस तरह का काम हुआ था। अब जैसे जैसे हमारा मूवमेंट लॉन्च हुआ तो हमारा मास जो हो गया वाइडर होने लगा था, ठीक है। उसके बाद जब टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आया तो डाइवर्स कास्ट और क्लास उसके अंदर कांग्रेस के पार्टी के अंदर ही काम कर रहे थे। जैसे आप बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हमारे सीपीआई थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हमारी सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जनसंघ काम करता था। ओके, जनसंघ तो अपन 1951 में बना। तो ये जो सीपीआई और सोशलिस्ट पार्टी थी ये इसके अंदर ही थी, मतलब कि एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर ही सीपीआई काम कर रही है, इसके अंदर ही सोशलिस्ट पार्टी काम कर रही है। और जो सोशलिस्ट पार्टी अब डिवाइड होकर बनी हुई यादव पार्टी है, मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी हो गई, आपका नीतीश कुमार की जो पार्टी हो गई, लालू प्रसाद यादव की पार्टी अभी आगे आएगा। तो ये सब पार्टी कांग्रेस के अंदर ही काम करती थी। मतलब कांग्रेस के अंदर रिवोल्यूशनरी भी थे और पैसिफिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल्स भी थे, मार्क्सिस्ट भी थे, मॉडरेट्स भी थे, लेफ्ट भी थे, राइट भी थे। एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला था इनके बीच में। ओके, तो ये सब इनके पास डिफरेंट आइडियोलॉजीज के अंदर थी। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा रीजन हुआ कि यदि मान लीजिए रेडिकल कुछ करना चाहता है और मॉडरेट कर रहा है ये नहीं करना है, तो इनके अंदर एक चेक एंड बैलेंस आ जाएगा ना, एक दूसरे पे चेक बैलेंस कर लेंगे। तो ये जब दो पार्टी के बीच में लड़ाई होती है, जो अदर आइडियोलॉजी होती है, दैट गोइंग टू प्रॉफिट ऑफ पब्लिक, और पब्लिक को प्रॉफिट हो जाती है। ओके, और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कांग्रेस सीपीआई और सीएसपी के अंदर ही काम करती थी। तो ये जो हमारा फर्स्ट डिकेड था हमारा 1952 से लेकर 1962 तक, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हमारी रूलिंग पार्टी भी हुआ करती थी और साथ में अपोजिशन पार्टी का भी यही काम करती थी। और इतना होने के बाद भी इन्होंने कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया। ओके, हमें ऐसे पढ़ना है। तो इसे हम बोलते हैं कांग्रेस सिस्टम। जो 10 साल का हमारा सीन था कांग्रेस सिस्टम, ये 1989 में जब ये कोलैप्स होगा तब इन्हें समझ में आएगा कि ये कोलैप्स हो गया हमारा कांग्रेस सिस्टम। तो अभी तक तो यही पढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।